Assalamu alaikum students. Once again, I'm here with a lecture on cognitive psychology for you, and we'll continue to discuss automatic processing. But before we go on to do this, it's important that we give you a recap of what we've already discussed. तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो कुछ अहम निकात हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं याद करने वाली, वो ये हैं कि डिफरेंट टास्क्स, डिफरेंट थिंग्स दैट वी डू मेक डिफरेंट डिमांड्स ऑन आवर सिस्टम, आवर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, एंड tasks not only vary considerably in the demands that they place on our information processing system, but also the same task can make different demands on us. इसके लिए मैंने आपको क्रिकेट की मिसाल दी थी कि जैसे आप एक बहुत अच्छा बैट्समैन जो है वो एक अनाड़ी बॉलर के साथ खेल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेगा, वो उसे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होगी. लेकिन जब वो एक एक्सपर्ट बॉलर के साथ खेलेगा तो दे विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड इफ दे ट्रीट इट एज ऑटोमेटिक दे विल मेक सिली मिस्टेक्स. अब इसमें ये चीज़ भी हमने देखी थी कि ये कैसे होता है. हाउ डज समथिंग बिकम ऑटोमेटिक? इट बिकम्स ऑटोमेटिक व्हेन वी हैव एक्सेसिव एक्सपोजर टू इट. जब हम उसे बहुत ज्यादा किसी चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है. अब ये इसी तरह है कि जैसे बहुत सारी चीजें, मसलन मैंने आपको मुंह हाथ धोने की मिसाल दी थी, दांत ब्रश करने की मिसाल दी थी, इस तरह शर्ट को बटन करने की मिसाल दी थी. ये वही टास्क हैं जो छोटे बच्चे बहुत मुश्किल से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें एक नई चीज सीखनी होती है. बटन बंद करना जो है एक बच्चे के लिए अच्छा खासा एक मरहला होता है जिसे वो तय करते हैं. बट आफ्टर अ व्हाइल इट बिकम्स सेकंड नेचर, इट बिकम्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक फॉर यू. इसी तरह हमारी जिंदगी में और बहुत सी चीजें, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डू दैट आर ऑटोमेटिक. सोचिए जरा, कैन यू थिंक ऑफ 10 थिंग्स दैट यू डू ऑटोमेटिकली? एक, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, मुंह हाथ धोना, दांत ब्रश करना, कपड़े बदलना, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम ज्यादा तवज्जो दिए बगैर कर सकते हैं? चांसेस आर दैट यू आर अ टी ड्रिंकर. आप चाय पीते हैं, तो जब आप चाय पीते हैं तो आप क्या हर दफा ये सोचते हैं कि जनाब अब मैं प्याले की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं, अब मैंने कप को या मग को हैंडल से उसके पकड़ लिया है, अब मैंने उसे उठाना है, अपने मुंह से लगाना है, फिर मैंने सिप करना है, और फिर उसके बाद रख देना है, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठाना, एंड सो ऑन. सो वी कैन ड्रिंक टी विदाउट रियली मेकिंग टू मच एफर्ट और विदाउट बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट. और इसी तरह जब दो दोस्त मिलके बैठ के चाय पी रहे होंगे तो क्या होगा, वो साथ साथ चाय भी पियेंगे, साथ साथ गपशप भी लगाएंगे, हो सकता है बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही हो, वो उसे भी सुन रहे हो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डू इन लाइफ, सो मेनी ऑफ देम दैट आर ऑटोमेटिक. तो ट्राई एंड थिंक अबाउट 10 डिफरेंट टास्क्स दैट यू डू दैट आर ऑटोमेटिक. ठीक है, मेक अ लिस्ट. ये कोई असाइनमेंट नहीं मैं आपको दे रहा, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि अगर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ना होती, कुदरत की तरफ से हमें ये सलाहियत ना मिली होती, तो इंसानी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती. इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज व्हाट गॉड हैज गिवन अस, दिस एबिलिटी टू एक्चुअली परफॉर्म सो मेनी थिंग्स ऑटोमेटिकली, सो मेनी थिंग्स naturally, so many things without exerting any mental effort, that we perform them as if we're not doing anything. तो वो टास्क जो हैं वो दूसरे टास्क के साथ इंटरफेयर भी नहीं करते, दूसरी चीज़ों के साथ गड़मड़ भी नहीं होते, और हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो अटेंशन, जो कि बहुत एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसके साथ उस पर ज़्यादा डिमांड प्लेस नहीं करते.
So cognitive psychologists use the term automatic processing to refer to these phenomena. तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो है, जैसे मैंने कहा, इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं. इट अलाउज अस टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज विदाउट मच कंसंट्रेशन और मेंटल एफर्ट. तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा एडवांटेज. बट देन देयर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल. जब हम एक काम को रूटीनली विदाउट अटेंशन कर रहे हैं और अचानक उसकी कोई डिमांड बढ़ गई. You may recall in the previous lecture I gave you the example of driving. अगर तो स्मूथ फ्लो है ट्रैफिक का, अगर तो कोई मसला मसाइल नहीं है, तो ऑटोमेटिक इज फाइन. लेकिन अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक में एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया है, या फिर देयर आर अदर इश्यूज इन्वॉल्व्ड, लाइक मे बी देयर इज अ बैरियर, मे बी यू हैव टू ड्राइव वेरी स्लो, मे बी पीपल आर नॉट ड्राइविंग इन लेन्स, they're trying to overtake you from odd angles, all sorts of things are happening. Pedestrians बीच में आ रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है, सामने से आ रही है, आपको मुश्किल से ड्राइव करना पड़ रहा है. तो उसमें अगर आप अपनी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग पे रिलाई करेंगे, तो we might make not only silly mistakes, we might make dangerous mistakes. तो बहुत से लोग जो अपने आप को एक्सपर्ट ड्राइवर समझते हैं, वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कई दफा, कि वो मुश्किल हालात में भी, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, वो उन मुश्किल हालात में भी अपनी उस ऑटोमेटिसिटी पे रिलाई करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग पे रिलाई करते हैं. उस दौरान मोबाइल फोन पे भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं. दे कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर अदर्स. तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के जहां फवायद हैं, वहां कुछ नुकसानात भी हैं. फिर another problem with automatic processing is that because we are not aware of the things that we're doing when we're doing them automatically, we may not be able to remember them. तो अब इसका भी तो नुकसान हो सकता है. इसका नुकसान इस तरह हो सकता है कि फर्ज करें somebody asks you कि जी आप फलां वक्त जो है फलां चीज कर रहे थे, तो आप कहाँ पे थे या आपने क्या क्या किया, एंड यू डोंट रिमेम्बर इट. एंड इफ इट इज अ कोर्ट केस और इफ इट्स अ समवेयर वेयर द यूज ऑफ मेमोरी इज इम्पोर्टेंट, यू मे नॉट बी एबल टू रिमेम्बर, क्योंकि आप तो कॉन्शियस ही नहीं थे जब आपने वो काम किया. कुड बी एनीथिंग. सो एक ये भी है कि चूंकि आप जिस चीज के आप अवेयर नहीं है, वो आपकी मेमोरी में भी नहीं होगी मोस्ट लाइकली, so you may not be able to recall. And a direct application of this idea is that we may not be able to show others exactly how to do it. So, for example, a very good cricket player may not be a very good cricket coach. क्यों? क्रिकेट कोच के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जो आपके डिफरेंट टास्क्स हैं उनको ब्रेक डाउन करें, एक एक स्टेप जो है उसको रिट्रेस करें, डेमोन्स्ट्रेट करें. जो एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जिसने हर चीज में ऑटोमेटिसिटी अक्वायर कर ली है, इतनी प्रैक्टिस की है कि वो हर चीज उसकी ऑटोमेटिक हो गई है, वो दूसरे को इतनी आसानी से उसके स्टेप्स दिखा नहीं सकता, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता. ही कांट शो देम व्हाट इज द स्किल and how it can be broken down and how it can be then learned. So ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है ना. तो जैसे कुदरत ने हमें जो भी चीज दी है, जो भी सलाहियत दी है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. उसी तरह ऑटोमेटिसिटी के भी, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स. तो आपको याद होगा हमने पोजनर एंड स्नाइडर की बात की थी. In 1975, they tried to put conditions on it. They said कि जनाब automatic skills की कुछ definition होनी चाहिए, कुछ conditions होनी चाहिए, जो कि आपको बताएं कि किन हालात में हम किन skills को automatic कहेंगे और किन skills को automatic नहीं कहेंगे. जाहिर है ये सारी बहस ही फजूल हो जाती है अगर हम define ही नहीं कर पाते कि जनाब automatic skill क्या होती. So they would say that a skill is automatic if it occurs without intention. That's number one.
Number 2, it does not give rise to conscious awareness. And number 3, it does not interfere with other mental activities. तो अगर तो एक स्किल जो है वो इरादे के बगैर हो रही, और यहाँ मैंने आपको ये मिसाल दी थी, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज द टू थिंग्स. हर काम आप इरादे से ही करते हैं, लेकिन उसके जो फिर सब टास्क हैं आगे, उनमें इरादे की जरूरत नहीं होती. तो इसकी मिसाल थी कि अब जैसे आप अपनी शर्ट पहन रहे हैं, तो शर्ट में जब आप बटन लगा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो बटन बंद करते वक्त या बटन खोलते वक्त आप उसके अवेयर हो, या आपका एग्जैक्ट इरादा हो कि जनाब अब मैं बटन को काज में डालूंगा और फिर उसके बाद कमीज को खींच के उसकी दूसरी तरफ लेके आऊंगा और इस तरह से मैं बटन बंद करूंगा. सो ये जो टास्क है, इसके लिए इनके जो छोटे सब टास्क हैं उसमें इंटेंशन जरूरी नहीं है, इरादा जरूरी नहीं है, बल्कि इट यूजुअली अकर्स विदाउट इंटेंशन. सेकेंड कंडीशन, डज नॉट गिव राइज टू कॉन्शियस अवेयरनेस. के बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि आप बातें कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त एफर्ट नहीं कर रहे होते कि जी मैं फलां बात करूंगा, मैं फलां बात करूंगा. हाँ, एक और बात है कि अगर आप फर्ज करें कि आप एक तकरीरी मुकाबले में हैं और 500 अफराद जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए. और चूंकि आपने वो तकरीरी मुकाबला है तो आपने वो तकरीर मुकाबला जीतना भी है, यू वांट द फर्स्ट प्राइज, सो यू वांट टू बी वेरी श्योर व्हाट यू आर सेइंग, एंड दैट इज वेयर यू आर पेइंग attention and you're consciously aware of every word that comes out of your mouth. But it's not the same thing when you're talking to your friends, when you're talking to your family. You are natural, you are automatic there. And the third thing that Posner and Snyder, the third condition that they imposed on automatic processing is that automatic activity does not interfere with other mental activities. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी स्टडीज की हैं पास्ट में जो हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ. उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो अटेंशन के हवाले से थे, कोई ना कोई स्प्लिट टास्क दिया गया, एक कान में एक, दूसरे कान में दूसरा. विजुअल डिस्ट्रैक्टर्स दिए गए, एक आप काम कर रहे हैं साथ लाइट फ्लैश कर दी गई है और आपने उसको भी रिस्पॉन्ड करना. So there are all these different tasks that are presented to you at the same time. तो अगर तो वो एक्टिविटी ऑटोमेटिक है तो वो दूसरे टास्क के साथ इंटरफेयर नहीं करती. That is the third condition that Posner and Snyder imposed on automaticity. So then we discussed Shiffrin and Schneider's model of automaticity. उन्होंने कहा था कि जनाब कि ऑटोमेटिसिटी जो है उसको आप आइदर और न बनाएं. वी शुडंट थिंक ऑफ इट एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, वी शुड टेक इट एज अ मैटर ऑफ डिग्री कि कितनी ऑटोमेटिक है फला स्किल और कितनी कंट्रोल्ड है. इट्स ट्रू ऑफ ड्राइविंग, इट इज ट्रू ऑफ बाइसिकल राइडिंग, इट इज ट्रू ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी डू इन लाइफ. ऑल ऑफ वी कैन थिंक ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज हैविंग some automatic component and some controlled component. तो हमने आपको अंडरवुड की एग्जांपल भी दी थी कि जिन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को स्टडी किया, और वो साइकोलॉजिस्ट जो थे मोरे, उन्होंने इतने साल स्प्लिट अटेंशन टास्क्स डिजाइन किए और उनको खुद समझने के लिए अपने आप पे ट्राई किया कि ही कुड देन पे अटेंशन टू अनअटेंडेड टास्क्स. And without doing any mental effort, he could repeat them, he could hear them, he could process them. So this is a very good example कि किस तरह एक टास्क जो है वो over a period of time automatic हो जाता है, it becomes automatic. So let's talk about Schneider and Fisk, Schneider and Shiffrin, Shiffrin and Dumay and Shiffrin and Schneider again, जिन्होंने कंट्रोल्ड और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग को कॉन्ट्रास्ट किया और विजुअल एरेज प्रेजेंट किए
आपको याद होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने लेटर्स were to be detected within letters और numbers were to be detected among letters. तो इसमें उन्होंने ये साबित किया था कि जब तो नंबर को लेटर्स में ढूंढा गया तो इट वाज अ वेरी सिंपल टास्क, तो जितने भी ज्यादा कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए गए उससे फर्क नहीं पड़ा. लेकिन when letter was to be identified among letters, it took them a long time, and if you increase the number of letters from which you had to select the target, the task became more and more difficult. अब इसकी implications भी काफी serious है, और वो ये है कि जब कोई ऑटोमेटिक टास्क होता है तो वो हमारी कैपेसिटी पे ज्यादा लोड नहीं डालता, लेकिन जब कंट्रोल्ड टास्क होता है या एफर्टफुल टास्क होता है या इंटेंशनल टास्क होता है तो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ लोड ऑन आवर अटेंशनल कैपेसिटी, and while that load is being placed, we make errors, and if we increase the complexity of the task, it becomes even more difficult and we make more and more errors. So now let's look at another experiment. उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये हुई ना कि हम कुदरती तौर पे कुछ लोगों का देख रहे हैं कि वो कितना उन्हें टाइम लगता है एक चीज करने में. उन्होंने कहा हम क्यों ना लोगों को ट्रेन करें. देखें उन्हें लेबोरेटरी में एक जो टास्क है जिसमें वो बड़ी बुरी तरह फेल हो रहे हैं, यानी लेटर्स में डिटेक्ट करने में वो कोई इतनी महारत नहीं दिखा रहे. व्हाई डोंट वी ट्रेन देम? सो दिस इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच इज अगेन वेरी अनयूजुअल बट वेरी क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एज यू विल सी. और यही खूबी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की कि इसमें लोगों ने अपने जहन को इस्तेमाल करके बहुत नए बहुत यूनिक बहुत अछूते एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए. तो इसमें यह था कि इफ यू लुक एट द स्लाइड द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग शोन. तो उन्होंने क्या किया कि टारगेट जो था, जो लेटर डिटेक्ट करना था उन्होंने, वो हमेशा इन लेटर्स में से आता था जो कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं. टॉप पे इट सेज टारगेट और आगे लेटर्स हैं BCDFGHJKL. टारगेट जो था वो हमेशा इन लेटर्स में से आता था, और डिस्ट्रैक्टर्स जो थे यानी दूसरे फ्रेम में जो लेटर्स थे वो हमेशा इन लेटर्स में से आते थे QRSTVWXYZ. ठीक है. तो अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो टॉप पे आपको नजर आएगा कि टारगेट लेटर्स हैं और डिस्ट्रैक्टर्स जो थे वो हमेशा इस लिस्ट में से आते थे QRSTVWXYZ. Do you know how many trials it took the subjects to become really good at it? 2,100 trials. So after 2,100 trials, subjects were at the same level of accuracy and reaction time as the number condition in the previous experiment. यानी आपको पता है ना कि जब जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आपको नंबर दिखाया गया और कहा गया कि इसे इन लेटर्स में से ढूंढें, तो पीपल वर वेरी फास्ट. दे वर डिसाइडिंग विद इन 1/10 of a second, इन लेस देन 1/10 of a second कि जनाब ये नंबर लेटर्स में था या नहीं था. जब उन्हें प्रैक्टिस दी गई of 2,100 trials, then they were able to even detect a letter among letters, provided it was from a given list. So in this case, again, reaction time was 80 milliseconds after 2,100 trials, and accuracy was 95%. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो ये हमें बता रहा है कि जनाब ये जो लेबोरेटरी में भी बड़े मुश्किल हम टास्क सब्जेक्ट्स को देते हैं, इवन इन दीज टास्क्स वी कैन ट्रेन सब्जेक्ट्स and we can make them automatic. यानी नेचुरली कोई टास्क जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, इट इज प्रैक्टिस दैट मेक्स इट सो. और वो जो एक टिपिकल हम एक बात करते हैं ना, क्लीशे आप कह लें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो उसका यहाँ पे बिल्कुल सही इतलाक होता है. और वो अटेंशन जैसे काम के लिए भी, अटेंशन जैसी चीज के लिए भी दुरुस्त है.
we can use it for visual information processing or auditory information processing. If we practice long and hard, we can make it perfect. It's the same for cricket, it's the same for hockey, it's the same for football, it's the same for chess. And as we will see in later lectures, other skills become more complex. But at least for attention, we can say that practice pays good dividends. So implications of these results, एक तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि tasks can become automatic with enough practice, and when they do become automatic, devoting attention to them is no longer necessary. तो अब ये जरूरी नहीं है कि हम उन्हें attention दें, right? अब now this is very different from Posner and Snyder's condition. पोजनर एंड स्नाइडर ने कहा था, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ऑटोमेटिक टास्क वो है जिसके आप अवेयर नहीं है, जिसको आप इंटेंशन नहीं करते, ठीक है ना, जिसको आप अटेंशन नहीं देते. लेकिन यहाँ पे कहे हम ये नहीं कह रहे कि जिसको हम अटेंशन नहीं देते वो ऑटोमेटिक, हम ये कह रहे हैं कि डिवोटिंग अटेंशन टू देम इज नो लॉन्गर नेसेसरी. ये जरूरी नहीं है कि हमें उन्हें अटेंशन दें. ये हो सकता है कि जब मैंने अब आपसे बात की है कि जनाब आप मुंह धोते वक्त अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो हो सकता है कि उसके बाद जब आप मुंह धोने जाएं तो आप अटेंशन दें और देखें कि आप क्या कर रहे हैं. हो सकता है इट विल स्टिल बी एन ऑटोमेटिक टास्क, यू विल बी पेइंग अटेंशन टू इट. सो इट्स नॉट कि हम कोई कंडीशन इम्पोज कर दें कि नहीं जी, जो अगर आप अवेयर हो गए या आपने इरादा कर लिया तो वो ऑटोमेटिक नहीं रहा. That's not the case. You can pay attention to it, but it's not necessary. And the third implication, which is, I think, very important, that performance is no longer affected by the number of processes being performed simultaneously. कि जो आपकी performance है किसी टास्क पे वो affect नहीं हो रही दूसरे टास्क की वजह से. अगर दोनों टास्क ऑटोमेटिक हैं तो they are not interfering with each other. And that, I think, is the key implication here. अब ऑटोमेटिसिटी को मजीद स्टडी किया साइकोलॉजिस्ट की एक टीम जिनके नाम है हैशर एंड जैक्स. हैशर एंड जैक्स ने 1979 में कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किए. उन्होंने कहा कि जनाब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग और एफर्टफुल प्रोसेसिंग का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कंट्रोल से तो सेंस आती है ना कि कोई चीज हमारे काबू में है या नहीं है, लेकिन एफर्टफुल जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना. तो उन्होंने टर्म यूज की कि जनाब एफर्टफुल प्रोसेसिंग वर्सेस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, और उनके दरमियान कुछ और फर्क ढूंढे जाए. अभी तक तो हमने बात की है, बहुत सी रियल लाइफ से एग्जांपल्स दी हैं, क्रिकेट से लेके मुंह हाथ धोने तक की, बटन लगाने तक की, लेकिन नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट क्राइटेरिया एंड हाउ दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो नाउ वी विल लुक एट व्हाट predictions were made and based on what 5 criteria. The first distinction that they made in automaticity was the difference between intentional learning versus incidental learning. Intentional क्या हुई? इरादी. तो जो चीज आपने इरादी तौर पे की, अपने इरादे से की, अपनी ख्वाहिश से की, जो लर्निंग आपने अपने इरादे से की, उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है फ्रॉम इंसिडेंटल लर्निंग, जो हादसाती तौर पे हुई या कुदरती तौर पे लर्निंग हुई. और उन्होंने कहा कि जनाब इसमें ऑटोमेटिसिटी का फर्क है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दे मीन बाय इट. इंटेंशनल लर्निंग occurs when we are deliberately trying to learn. Incidental learning occurs when we are not. यानी हम इसकी मिसाल लेते हैं, एक गलती जो उस्ताद साहिबान अक्सर क्लासरूम में करते हैं,
लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना। टीचिंग और लर्निंग में एक बुनियादी जो गलती टीचर्स करते हैं कि वो जो बच्चों को करने के लिए कहते हैं वो खुद नहीं करते, ठीक है। तो जो चीज मसलन बच्चे को अगर आप कह रहे हैं कि हमेशा सच बोलो और खुद हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। बच्चा इंटेंशनल लर्निंग तो ये है कि बच्चा सच बोले, ठीक है ना, लेकिन इंसिडेंटल लर्निंग जो है, जो कुदरती तौर पे हो रही है, क्या बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं अपने कैरेक्टर। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये उस्ताद करें, ये पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं हर वक्त। लेकिन अगर टीचर्स को देखें तो इसकी मैं मिसाल देता हूं। एक बच्चा चिल्ला रहा है ऊंची ऊंची क्लास में, तो अब टीचर ये कहेंगे उसे आहिस्ता बोलो, अपनी आवाज नीची करो। तो वो उस बच्चे को जो इंटेंशनली सिखाना चाह रहे हैं वो तो ये है कि बच्चा आहिस्ता आवाज में बात करे। लेकिन जो इंसिडेंटल लर्निंग हो रही है, जो कुदरती तौर पे बच्चा सीख रहा है कि भाई अगर अपनी बात मनवानी है तो खूब चीख के बात करो, चिल्ला के बात करो, ऊंची आवाज में बात करो। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं इंग्लैंड के एक स्कूल में क्लासरूम मैंने ऑब्जर्व की, तो टीचर्स इस तरह बात कर रहे थे, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। और अगर किसी बच्चे ने ऊंची आवाज में बात की तो उन्होंने कहा प्लीज टॉक क्वाइटली, कामली। अब ये एक ट्रेन टीचर का और एक अनट्रेन टीचर का फर्क है। ट्रेन टीचर को यह बताया गया कि जनाब बच्चा जो है वो बहुत सी लर्निंग जो है वो आपको देख के कर रहा होता है। एक तो किताब में से वो लर्निंग कर रहा है ना, जो इंटेंशनल लर्निंग, लेकिन एक इंसिडेंटल लर्निंग हो रही होती है, एक ऑटोमेटिक लर्निंग हो रही होती है। और वो ऑटोमेटिक लर्निंग बगैर अटेंशन के और बगैर एफर्ट के हो रही होती है। उस लर्निंग की वजह से अगर आपने बच्चे को आहिस्ता आवाज में बात करनी सिखानी है तो खुद भी आहिस्ता बोलिए, खास तौर पे जब आप उसे आहिस्ता बोलने के लिए कह रहे हैं तो अपनी आवाज को भी जरा धीमा रखें। सो दैट आई थिंक as a typical example of the kind of mistakes we make if we do not make this distinction between incidental learning and intentional learning. तो incidental learning कब होती है? जब attention नहीं पे कर रहे होते जिस चीज को, वो खुद ब खुद लर्न हो जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि incidental learning is as effective as intentional learning for automatic processes. तो यानी जब ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उसमें इंटेंशनल लर्निंग भी इफेक्टिव होती है और इंसिडेंटल लर्निंग भी इफेक्टिव होती है। लेकिन एफर्टफुल लर्निंग के लिए इंसिडेंटल लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती। यानी जो लर्निंग कुदरती तौर पे हो रही है वो हमें मैथ की प्रॉब्लम हल करने में मदद नहीं देगी। मैथ की प्रॉब्लम हल करने के लिए हमें एफर्टफुल लर्निंग करनी पड़े। तो गोया अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जनाब x मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय z इक्वल्स 23, तो इसको आप सॉल्व करें जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आप ये चाहें कि जनाब बच्चा इंसिडेंटल लर्निंग से बगैर अटेंशन पे किए सीख ले, तो ये हो नहीं सकता। The child will have to pay a lot of effort on the blackboard, listening to the teacher, as well as thinking about it in his head. तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें इंटेंशनल लर्निंग में इंपॉर्टेंट है। एफर्ट लगाना, मेंटल एफर्ट लगाना, अटेंशन लगाना। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि इंसिडेंटल लर्निंग की उर्दू में अगर मैं आपसे कहूं, और मुझे यकीन है कि आपसे पहले ये किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, ठीक है, तो आपने इसके बारे में कभी इंटेंशनल लर्निंग नहीं की है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे यकीन है कि आपको उसका जवाब आता होगा, और ये एक इंसिडेंटल लर्निंग की मेरे ख्याल में अच्छी मिसाल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उर्दू में सीन से शुरू होने वाले अल्फाज ज्यादा हैं या ये जो 3 नुक्ते वाला ये उससे शुरू होने वाला, तो मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि जनाब सीन से तो बहुत से अल्फाज शुरू होते हैं, ये से
कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। और अगर मैं फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि जनाब कितने अल्फाज में सीन आता है और कितने अल्फाज में ये आता है, अगर आप सिर्फ ये बता दें मुझे कि ज्यादा अल्फाज में सीन आता है या ये आता है 3 नुक्ते वाला, तो आपको यकीनन इस बात का जवाब आता होगा कि बहुत से उर्दू के अल्फाज हैं, बहुत से, जिनमें सीन आता है, और बहुत कम ऐसे अल्फाज हैं जिनमें 3 नुक्ते वाली ये आती है। जैसे जाला बारी है, जाला एक लफ्ज तो मिल गया हमें जिससे ये शुरू होता है, जो ये से शुरू होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ये आती है 3 नुक्ते वाली। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग। ये वो लर्निंग है जो आपने सोच के नहीं की, इरादी तौर पे नहीं की, लेकिन आपके इल्म में है। ठीक है, इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं कि मसलन मैं अगर आपसे पूछूं कि जनाब जिस वक्त बारिश हो रही होती है, क्या आप उस वक्त धूप कितनी तेज होती है, तो आप ये कहेंगे कि जनाब शायद ही आपसे पहले किसी ने ये ऐसा अहमकाना सवाल ना पूछा हो, लेकिन आपको इसका जवाब आता होगा क्योंकि आपने इसकी कभी तैयारी नहीं की। सो एक्सपीरियंस की बहुत सारी चीजें जो हैं हम हादसाती तौर पे, कुदरती तौर पे सीख लेते हैं, राइट? तो दैट वाज वन एग्जांपल ऑफ इंसिडेंटल वर्सेस इंटेंशनल लर्निंग, एंड हाउ इंटेंशनल लर्निंग में अटेंशन की बहुत जरूरत होती है और इंसिडेंटल लर्निंग को फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट्स लुक एट इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। ये दूसरा क्राइटेरियन था जो है हमारे 2 साइकोलॉजिस्ट सैशर एंड जैक्स ने कहा कि अटेंशन के मामले में इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एफर्टफुल प्रोसेसेस, दैट instructions on how to perform a task and practice on the task should not affect automatic processes because they can already be carried out very efficiently. अगर आपने एक टास्क जो है वो साल हा साल की प्रैक्टिस से परफेक्ट कर लिया है और ऑटोमेटिक कर लिया है, तो मजीद प्रैक्टिस या इंस्ट्रक्शंस का उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसी मिसाल को ले लें कि एक एक्सपर्ट क्रिकेटर है, वो मैदान में आया और उसे कोच कह रहा है कि जनाब आप यूं कीजिएगा कि जब गेंद आए तो आप बल्ला घुमाएं और कोशिश करें कि जब गेंद आए तो उसे बैट मार दें, तो वो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा उस बैट्समैन को इस किस्म की इंस्ट्रक्शन। या वो एक दिन और प्रैक्टिस कर ले तो वो जो साल की प्रैक्टिस है उसमें कोई 19-20 का शायद फर्क पड़ जाए, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। But if the task is not automatic, then instruction and practice will make a difference. ठीक है, तो ऑटोमेटिक टास्क पे इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, राइट? बिकॉज दे ऑलरेडी ऑटोमेटिक, दे ऑलरेडी नियर परफेक्ट। एंड जो एफर्टफुल प्रोसेसेस हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, they are affected by both instruction and practice. ठीक है, तो अगर किसी को अलजेब्रा नहीं आता और अलजेब्रा पे वो तवज्जो दे रहे हैं उसे समझने के लिए, तो उस तवज्जो का उन्हें फायदा होगा। और अगर उन्हें उसके साथ इंस्ट्रक्शन दी जाए कि इसको इस सवाल को इस तरीके से हल करना है, और अलजेब्रा की जब वो स्टूडेंट्स बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ में आपको पता ना कि स्किल एक तो समझना होता है पहले, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी होती, तो उसमें इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस दोनों का फायदा होगा बच्चे को। तो मैं जो लोग आप में जिनके बच्चे हैं या जो टीचिंग या लर्निंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए वर्ड ऑफ एडवाइस बेस्ड ऑन दिस, दैट एनीथिंग दैट यू वांट देम टू लर्न एंड दैट रिक्वायर्स एफर्ट, इट्स अ गुड आइडिया टू गिव देम रिपीटेड इंस्ट्रक्शन, show them how to do it, and to make them practice it more and more and more. That will help them learn it well. So effect of instruction and practice is almost nil for automatic processes and considerable
for effortful processes. Now let's talk about task interference. आपने देखा है कि हमने टास्क इंटरफेरेंस के कितने एक्सपेरिमेंट्स आपको बताए हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में. Now automatic processes should not interfere with each other because they require little or no capacity. Automatic processes जो हैं उनको आपस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. इसकी मैं आपको मजीद मिसाल दे के बोर नहीं करूंगा क्योंकि ये हम कंसिडरेबली इसको डिस्कस कर चुके हैं, टास्क इंटरफेरेंस. एंड effortful processes require considerable capacity and should interfere with each other when they exceed the amount of available capacity. कि जो effortful processes हैं वो तो आपस में ना सिर्फ वो इंटरफेयर करेंगे बल्कि दोनों जो टास्क हैं वो उनमें गलतियां होंगी if they exceed the available capacity. यानी मैंने आपको बताया था कि अटेंशन की कैपेसिटी मॉडल में हमारे पास एक महदूद कुव्वत होती है जो हम लगा सकते हैं किसी एक काम पे. तो अगर हम उस टास्क को के साथ कोई और एफर्टफुल टास्क ले आएंगे, इसकी मिसाल मैं पहले आपको दे चुका हूं कि आप एक मैथ का सवाल हल कर रहे हैं ज़हन में, 3600 को 499 से ज़रब दें और साथ ही जब आप ये ज़हन में करने की कोशिश कर रहे हैं अपने, तो मैं कहूँ कि 3445 को 7 से ज़रब. तो ये दोनों काम आप एक वक्त में कर ही नहीं सकते. आप बहुत अच्छे भी हो मैथमेटिक्स में, जीनियस हो, बड़ा हाई आप IQ हो, you cannot do these two tasks at the same time. There is no way because both tasks put together exceed the available mental capacity. और अब another criterion is depression or high arousal. Depression and high arousal are emotional states, and these two emotional states can reduce the effectiveness of effortful processes. क्या मतलब है? आप बहुत ज्यादा गमज़दा हैं, बहुत ज्यादा परेशान या बहुत ज्यादा उदास हैं, तो क्या होगा? साथ आपको एक एफर्टफुल काम दे दिया जाए, एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है. व्हाट विल हैपन? दैट टास्क विल सफर. एंड दिस इज समथिंग अगेन, इवन दो आई एम नॉट टीचिंग यू एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या. एंड टीचर्स कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. क्योंकि देखें ना, हम जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो ऐसे, इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इस बारे में कि हम सोचते कैसे हैं, हम सीखते कैसे हैं, हम तवज्जो कैसे देते हैं. तो टीचर्स के लिए इसमें एक लेसन है कि व्हेन इफ अ चाइल्ड इज डिप्रेस्ड और इज एंग्शियस और इज वरीड, they are not going to be able to learn or pay attention to a difficult concept. So it's a good idea to create a happy environment in your classroom, a pleasant and calm environment in your classroom, not to rule with fear and terror in the classroom, but to have love and respect so that the child can pay attention. क्योंकि जो मुश्किल चीजें आप उन्हें सिखा रहे हैं, इसके बारे में इब्ने इंशा मरहूम ने बड़ी एक मज़ेदार बात की थी. उन्होंने अलजबरा के बारे में कहा था कि जनाब, अलजबरा चूंकि जबर से पढ़ाया जाता है इसलिए इसे अलजबरा कहा जाता है. तो चूंकि अगर जबर से पढ़ाना है तो फिर अलजबरा नहीं आएगा किसी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इवन दो इट इज अ जोक, बट आई मीन इट वेरी सीरियसली, कि अलजबरा जैसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर करती हैं, मेंटल एफर्ट, दे शुड बी टॉट इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नाइदर डिप्रेशन नॉर एंग्जाइटी. तो एंग्जाइटी एक ऐसी स्टेट है जिसे हम कहते हैं हाई अराउजल है, बहुत ज्यादा आप परेशान है, बहुत ज्यादा तशवीश है. तो इसमें एफर्टफुल प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं. ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हाउएवर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इमोशनल स्टेट्स. क्या कि अगर आप उदास भी हैं लेकिन आप दांत ब्रश कर रहे हैं तो आप दांत ब्रश कर, उदासी जो है वो उन मूवमेंट्स पे ज्यादा असर नहीं डालेगी.
आई एम होपिंग. अगर डाल रही है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है ना. लेकिन मैं नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ. नॉर्मल हालात में एंजाइटी, डिप्रेशन should not affect automatic processes, and that is another major difference. Then there is the criterion of developmental trends. This is the fifth criterion, the last criterion. और उसमें वो कहते हैं कि automatic processes show little change with age. आप ये कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, एज से तो इफेक्ट होता है. अभी आपने मिसाल तो दी है कि बच्चा बटन नहीं बंद कर सकता, बड़ा कर लेता. लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें तजाद कोई नहीं है. बच्चा जो कि बटन बंद करने में उसे मुश्किल इसीलिए हो रही है कि उसके लिए वो प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं है, उसने उसे प्रैक्टिस नहीं किया हुआ. वंस इट इज मास्टर्ड, वंस इट इज परफेक्टेड, देन एज डजंट मैटर. तो अगर एक 12 साल का बच्चा है, वो पिछले 7-8 साल से बटन बंद करना सीख चुका है और वो रोज करता है, 12 साल के बच्चे में और एक 30 साल के एडल्ट में और एक 50 साल के एडल्ट में और एक 60 साल के एडल्ट में और एक 70 साल के एडल्ट में बटन बंद करने की एबिलिटी में फर्क नहीं होगा. हाँ, ये हो सकता है कि बूढ़े होके अगर आपके हाथों की कोई प्रॉब्लम हो जाए, खुदा न खास्ता, फिर फर्क पड़ सकता है. लेकिन अटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ समथिंग इज ऑटोमेटिक. एज और डेवलपमेंटल स्टेज डज नॉट अफेक्ट इट एट ऑल. इसके बारे में जैसे उन्होंने कहा यहाँ पे, दे आर acquired early. These automatic processes, most of these are acquired early and do not decline in old age. Effortful processes, however, show developmental changes. Effortful processes जो हैं वो उसमें age से फर्क पड़ता है. They are not performed as well by young children or the elderly. कोई भी चीज जिसमें ज़हनी कुव्वत लगे और वो आपके लिए ऑटोमेटिक नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए जो एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें दिक्कत पेश आएगी. इसीलिए हम कहते हैं ना, वो मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा, लेकिन एक मुहावरा है कि जी बूढ़े तोते पढ़ाने चले. तो वो यही बात है कि अगर एक इंसान एज के उस हिस्से में है जहां उसे बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है, मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड है नई चीजें सीखने की, तो बेहतर है कि उन्हें उस मुश्किल में ना डाला जाए. तो हम में से बहुत से लोग हैं जो बुजुर्गों के साथ इम्पेशेंट हो जाते हैं कि जी आपको फलां बात समझ में नहीं आ रही, या फलां चीज आप सीखें, या फलां चीज लर्न करें. सॉरी, यू शुडंट डू दिस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन in order to learn new things. They are set in their ways, and the developmental trends have an impact on new learning, on effortful learning. तो अगर एक साहब जिन्होंने सारी उम्र पढ़ना लिखना नहीं सीखा, आप उन्हें 70 साल की उम्र में अलजबरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जबर से भी पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा. And it's the same thing with young, very young children. Again, they are not able to devote too much attention to effortful tasks. इसीलिए उनके लिए जो नया टास्क होता है कोई भी, वो बहुत मुश्किल मरहला होता है. अब हम लोग चलते फिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन छोटे बच्चे को जब चलाना सिखाया जाता है, इट्स क्वाइट एन एफर्ट. बच्चा कितनी दफा गिरता है और चोटें भी लगती हैं, और उस वक्त जो है माँ बाप एक एक कदम जो है वो उसे पकड़ पकड़ के चला रहे होते हैं. अभी हाउ क्विकली वी फॉरगेट हाउ डिफिकल्ट दैट स्टेज वाज व्हेन वी वर लर्निंग टू वॉक. सो एफर्टफुल प्रोसेसेस, young and old have a problem with. In the middle, we have an advantage, alhamdulillah. And that advantage is that we can learn new things by paying a lot of effort to it, a lot of effort to those things.
and hopefully with practice we can make them automatic. तो ये चीजें जो हैं, these are also very significant. ये 5 criteria जो हैं, I would like to go over and see what predictions come out of it. So the first criterion, intentional versus incidental processing. क्या फर्क है? ऑटोमेटिक में कोई डिफरेंस नहीं. इंटेंशनल लर्निंग हो या इंसिडेंटल लर्निंग हो, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग अगर हो रही है तो इरादा करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता. एफर्टफुल लर्निंग अगर करनी पड़ रही है तो इंटेंशनल बेटर होगी, इंसिडेंटल पुअर होगी. ठीक है ना? तो यानी अगर आपको किसी चीज के लिए करने के लिए इरादा करना है तो आपको वहां अटेंशन लगानी होगी. ठीक है ना? और अगर आपने एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है फिर फर्क नहीं पड़ता. नाउ लेट्स लुक एट इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्रैक्टिस. हमने कहा था ऑटोमेटिक टास्क के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर आर नो इफेक्ट्स. एफर्टफुल में अलबत्ता इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. इंस्ट्रक्शंस भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद देंगी और प्रैक्टिस भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में मदद देंगी. एंड वी गेव एग्जांपल्स ऑफ algebra and teaching and learning and so on. Task interference, again, we know from the series of experiments that we've been discussing, automatic processing में there is no interference. 2-3 आप automatic task करें एक ही वक्त में simultaneously, there will be no interference. Effortful task करेंगे वो tasks जिनमें effort लगती है, मेहनत लगती है, कोशिश लगती है, ज़हनी जोर लगता है, तो उसमें अगर आप एक से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगे और गलतियां करेंगे. डिप्रेशन और हाई अराउजल की बात हुई थी कि डिप्रेशन है या वरी है या एंजाइटी है तो ऑटोमेटिक टास्क्स अफेक्ट नहीं होंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट्स. बट एफर्टफुल टास्क में देयर विल बी पुअर परफॉर्मेंस इन डिप्रेशन एंड इन एंजाइटी. इसीलिए ये कहा जाता है कि जनाब कोई भी आप नई चीज करने चलें, कोई अहम चीज करने चलें तो कोशिश करें कि आप काम हो, रिलैक्स्ड हो, ज्यादा वरीड ना हो, ज्यादा डिप्रेस्ड ना हो, ज्यादा एंग्शियस ना. एंड फाइनली डेवलपमेंटल ट्रेंड्स जो हैं, यानी वेरी यंग चिल्ड्रन एंड वेरी ओल्ड पीपल, उनमें भी फर्क है कि ऑटोमेटिक टास्क जो हैं वो रिटेन करते हैं और जो एफर्टफुल टास्क हैं उनमें young children and older people have a clear disadvantage. So now let's go over what we have studied so far. Hasher and Zaks 1975 proposed 5 criteria, and these 5 criteria I would urge you to learn and learn by heart. And I promise you आपको इसमें एफर्टफुल लर्निंग करनी पड़ेगी. अगर आपने इसमें डंडी मारी और कहा कि जी बस मैं यूं बैठ के पढ़ लूंगा एक दफा और मुझे पता चल जाएगा, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक. दिस इज नॉट, एज दे से in English slang, easy peasy lemon squeezy. It is not. It is going to be very effortful. It is going to require mental effort. It's going to require attention. और अभी आपने जो कुछ सीखा है वो सारा कुछ आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा. आपको जहन पे जोर डालना पड़ेगा और जहन पे जोर डाल के आप ये चीजें सीख पाएंगे. 5 क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिसिटी, और उनमें जैसे मैंने आपसे पहले कहा बहुत जरूरी है कि आप जब भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बारे में, माहौल के बारे में सोचें और सोचें कि किस तरह वो वहां पे अप्लाई हो रहा है. बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट समथिंग इन बुक्स, दिस इज समथिंग फॉर योर रियल लाइफ. And as I said, as I've demonstrated to you, that there are so many applications of this in teaching and learning that you can use. You can use the ideas studied here in your own studies. तो आप
आप ये सोच सकते हैं कि हाँ जी, मैं जो बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जी रीडिंग तो मुझे आती है, मैंने बचपन से की है जी, और चूंकि मैंने बचपन से की है इसलिए इसमें तो इंटेंशन का फर्क ही नहीं है, इंसिडेंटली हो जाएगी, मैं बस पढ़ लेता हूँ. तो आई एम सॉरी, दैट वोंट हेल्प. यू विल हैव टू पे अटेंशन. ठीक है, और जितनी ज्यादा आप अटेंशन डिवोट करेंगे उतना आप बेहतर समझ पाएंगे, और जितना आप उसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो सेकंड नेचर होता जाएगा, उतना वो ऑटोमेटिक होता जाएगा. एंड दैट्स आल्सो ट्रू ऑफ स्टडीइंग एंड रीडिंग. कुछ लोगों को होता है ना, रीडिंग की आदत नहीं होती, तो जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और अचानक बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है तो क्या होता है? दे हैव डिफिकल्टीज. They have difficulties because reading is not automatic for them. They have to make an effort to read a sentence. तो वो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कामयाब होता है. हो सकता है कि वो ज्यादा ज़हीन ना हो, लेकिन वो स्टूडेंट ज्यादा कामयाब होता है जिसने रीडिंग की आदत डाली होती है अपने. So please remember this, and I would urge you to review your lecture notes, to pay attention to the lectures when they're being telecast, and for God's sake, think about them, because if you do, there is no reason why you can't remember it when your exams are there, and there is no reason why you shouldn't be successful in your studies. See you later.